हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। और हम घटना चक्र में कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले टॉपिक लेंगे सर्वोच्च न्यायालय। पहले हम नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां। न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे के बात करता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलेजियम के परामर्श से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति के विचार में वो पारंगत विद्वता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया हो। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है।
अनुच्छेद 132 और से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन रिव्यू संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अवैधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 139 के 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले बाद केस को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। यह संशोधन संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर ऑप्शन बी संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सारे गलत हैं। कुल न्यायाधीश हैं 34, 33 प्लस 1। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल 8 थी। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 के प्रावधान के तहत संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इस संख्या को 11 कर दिया तथा फिर इसे 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में 18 और 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया। 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 30 रखने का प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, 33 प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं?
तो आंसर होगा 33। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी, वर्तमान में 33 है और 34 में मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 हो गए। 7, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी 10 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विद्वता हो। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? पत्र लिखकर। राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने, रिमूव तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 में प्रावधानित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है। नोट, महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना रिमूव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कथन 2, भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। कथन 2 भी गलत है। कथन 3, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। कथन 3 सही है। कथन 4, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। कथन 4 भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1 बी के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश तक महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष
अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अतः कथन एक असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद मुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया। अतः कथन 2 भी गलत है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के महाभियोग, संसद में ऐसे समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच, उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया और ब्यौरों का वर्णन। अतः कथन 3 सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की क्लॉज 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा इस प्रकार पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वह न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा। अतः कथन 4। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद में महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों की ये 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125 के क्लॉज 1 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? कथन 1, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। कथन 1 सही है। कथन 2, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। कथन 2 गलत है। कथन 3, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। कथन 3 सही है। कथन 4, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों को सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। कथन 4 गलत है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने। कथन 2, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। कथन 2 भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। अतः कथन 1 गलत है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 के क्लॉज 1 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229 के क्लॉज 1 के तहत मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146 की क्लॉज 5 के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229 की क्लॉज 3 के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी,
किसी भी न्यायालय में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालय जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं वकालत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संरचित कोलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया है। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम मंडल का परामर्श लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेजने की छूट दी गई है, परंतु पुनर्विचार के बाद भी पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1993 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कोलेजियम निर्धारित किया गया था, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरचित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर, उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? कथन 1 है तदर्थ न्यायाधीश, ये सही है। कथन 2 अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाती है, तो कथन केवल 1 सही है। राइट आंसर ऑप्शन है 1 सही है और आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 127 के क्लॉज 1 के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद
उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, अन्य न्यायालय के लिए नहीं। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त एडिशनल और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। कथन 1 सही है। कथन 2, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। कथन 2 भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। इस प्रकार कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो पोट्टा काल थिल रामकृष्णन बनाम तहसीलदार तिरूर एवं अन्य बाद में यह निर्णय दिया गया है कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अपने द्वारा दिए गए आदेश या सुनाए गए निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। नोट, यूपीएससी द्वारा अपनी आधिकारिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर केवल विकल्प ए सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन डी 5। संविधान के अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्बलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्याय इसे संविधान पीठ। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत का भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच या खा एक और भारत सरकार हो और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। तीसरा गा है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? कथन 1 है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। कथन 1 सही है। कथन 2 है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। कथन 2 गलत है। कथन 3 भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। कथन 3 गलत है। कथन 4 दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। कथन 4 सही है। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनंत शक्ति है। तो ऑप्शन ए है गलत। अब सही कौन सी है ये देख लेते हैं। वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन बी सही है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी इसके पास अपने ही निर्णय आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। ऑप्शन डी भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि ये सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है। राइट आंसर ऑप्शन बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है। उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। 2 ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि उपयुक्त बी और सी दोनों सही उत्तर है, परंतु उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने केवल विकल्प। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे इन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ये हो जाएगा केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक? एक, अनुच्छेद 32 सही है। दो, अनुच्छेद 226 ये भी सही है। तीन, अनुच्छेद 227 ये भी सही है। चार, अनुच्छेद 245 ये गलत है। आंसर होगा एक, दो और तीन। अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 43, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस में। इसमें कुल 11 न्यायाधीश थे और केशवानंद भारती केस में 13 न्यायाधीश थे। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम राज्यवाद 1967 में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोलक। क्वेश्चन नंबर 45, बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए, इंदिरासानी बाद। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, विशाखाबाद। अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, मेनका गांधीवाद। अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, बेला बनर्जीवाद। ये विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ऑप्शन डी गलत है। बेला बनर्जी केस भूमि नियोजन से संबंधित है। विकल्प डी का युग्म त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बाद में माना गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, ये केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। बी गलत है। ऑप्शन सी, ये केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये मूल अपील। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत ये प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि की का कोई सारवान प्रश्न अंतर्बलित है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134 से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के तहत मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। क्वेश्चन नंबर 48,
संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। एक, संविधान के निर्वचन के मामले अनुच्छेद 132 के तहत। सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं अनुच्छेद 133 के तहत। तीसरा, आपराधिक दंडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, ये अनुच्छेद 134 में है। चौथा है विशेष इजाजत से अपील, अनुच्छेद 136 में है। अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य 2002-4 एसएससी 388 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 एवं अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन के खारिज हो जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन रिव्यू करने तथा उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 51, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। यह क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन के तहत। इसी संदर्भ में अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर पर वह संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। कथन 2, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। कथन 2 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32, 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं एवं अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं है। कथन 1 गलत है। कथन 2, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कथन 2 भी गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तथा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है की अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य के प्रश्नगत कथन 1 अनुच्छेद 228 ए के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारती बाद 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पर यह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो, अतः प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दो कथन दिए गए। अब कथन है, भारत में न्यायिक परीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कथन ही सही है। कारण आ, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। कारण भी सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारती बाद 1973 तथा मेनका गांधी बाद 1978 आदि के बाद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक परीक्षण का आधार है। इस प्रकार कथन ए सत्य है। दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, अतः कारण आर भी सत्य है, किंतु कारण कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, अतः विकल्प अभिष्ट उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। राइट आंसर ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से 36 तक, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों को संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा ये अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि विधि के समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 ये उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अवरक्षक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का अविभाज्यत्व निहित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है। कथन गलत है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। कारण सही है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है और किंतु आर सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131 ए के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता
सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता। तथापि 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया था, जो कि उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 32, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। और यह अनुच्छेद है 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के क्लॉज 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 75, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत किया था। 3 जज केसेस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में ये तीसरा था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये निर्धारित किया था कि उपर्युक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलेजियम के परामर्श से है। क्वेश्चन नंबर 76, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1, उच्चतम न्यायालय के लिए ये बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। कथन 1 गलत है। कथन 2, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुन। कथन 3, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। कथन 3 भी सही है। कथन 4, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। कथन 4 गलत है। नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। 1, लोक महत्व के विषय में विधि या तथ्य संबंधी। 2, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समकक्षीय विषयों पर। प्रथम प्रकार के मामलों में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है।
किंतु द्वितीय मामले में वह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ये आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अनुच्छेद 143 के क्लॉज 1 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है या मांगता है। इस अनुच्छेद के यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय में सलाह देता है। कथन 1 है, स्वप्रेरणा पर व्यापक लोकहित के विषय में। कथन 1 गलत है। कथन 2, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, सही है। कथन 3, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। कथन 3 भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 80, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 81, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, ये शपथ ली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। प्रश्नगत शपथ का यह प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 139 का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामले का अंतरण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 का हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये है बात और विषय। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य निवारक अवरोध की प्रक्रिया। रोमेश थापर बनाम शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित है। शक्ति चंपकम दोईराजन बनाम मद्रास राज्य संबंधित है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमी। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नगत वादों में से कामेश बिहार राज्य वाद तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबेद गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। प्रश्नगत विकल्प में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी। क्वेश्चन नंबर 85, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 355। उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ बाद में दिए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचायत अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के तहत अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्राप्त राज्य की संरक्षा इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर 87। TDS-AT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDS-AT की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट टैरिफ संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 88। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी HL दत्तू TS। भारत में उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायमूर्तियों का कार्यकाल इस प्रकार है। जस्टिस BP सिन्हा 1/10/1959 से 31/1/1964 तक। जस्टिस PB गजेंद्र गडकर ये 1/2/1964 से 15/3/1966 तक। जस्टिस SR दास ये 1/2/1956 से 30/9/1959 तक। जस्टिस KG बालकृष्णन ये 14/1/2007 से 11/5/2010 तक। जस्टिस SH कपाड़िया 12/5/2010 से 28/9/2012 तक। जस्टिस HL दत्तू 28/9/2014 से 2/12/2015 तक। जस्टिस रंजना गोगोई 3/10/2018 से 17/11/2019 तक। जस्टिस NB रमण 24/4/2021 से अब तक। जस्टिस दीपक मिश्रा 28/8/2017 से 2/10/2018। जस्टिस TS ठाकुर 3/12/2015 से 3/1/2017। जस्टिस जगदीश सिंह खेर 4/1/2017 से 27/8/2017। इस प्रकार स्पष्ट है कि सही निरंतर क्रम विकल्प डी में प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थीं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इससे पूर्व वे पटना उच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश थे। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीवी
जस्टिस सुजाता मनोहर तथा जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी थी। 13 सितंबर 2011 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थीं। इसके पश्चात 13 अगस्त 2014 को जस्टिस आर बानुमति तथा 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। इनके पश्चात 7 अगस्त 2018 को जस्टिस इंदिरा बनर्जी तथा 31 अगस्त 2021 को जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी तथा इस प्रकार अब तक जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 11 महिला जज। क्वेश्चन नंबर 90, हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी, एल नागेश्वर राव। 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। ये हैं न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। इनमें से एल नागेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये अगस्त 2003 से मई 2004 तथा 26 अगस्त 2013 से 18 दिसंबर 2014 तक भारत के इनके पश्चात वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी महिला तथा कुल 8वीं व्यक्ति बनी जो सीधे अधिवक्ता बार से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एस के झा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति ए के पटनायक 2009 से 2014 तक, न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन 2005 से 2011 के मध्य तथा न्यायमूर्ति ए के माथुर 2004 से 2008 के दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। न्यायमूर्ति एस के झा 1989 से 1993 के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तथापि वे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य बाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपला हिंगुरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की मां, मदर ऑफ पीआईएल के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय पी.एन. भगवती ने याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय वाई चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायिक पहल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। कथन 1 गलत है। कथन 2, न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका पीआईएल के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। कथन 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका पीआईएल को प्रारंभ करने एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने। क्वेश्चन नंबर 95, पीआईएल है पब्लिक
PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका, जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 96, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कथन ए सही है। कारण आर, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति, समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 98, लोकहित बाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। लोकहित बाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव यूएसए, अमेरिका से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता ज्यूडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 101, ये किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति AS आनंद ने। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति AS आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है? राइट आंसर ऑप्शन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MB शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर AR लक्ष्मणन की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के बाद में दिए अपने निर्णय में यह अब निर्धारित किया था कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में वर्णित समानता। क्वेश्चन नंबर 103, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य बाद 1997 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था तथा इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटाला बाद में। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला बाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 105, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 को
आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। पहले नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 230 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे तथा उसके अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसी न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 2 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य हैं जो भारत के नागरिक हैं और ऐसे व्यक्ति या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों को लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों या ऐसे व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हैं। अनुच्छेद 202 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज घ के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज घ के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित होती है। अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थिति रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अहरित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश एडिशनल जज के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति रहने पर कर्तव्यों के पालन में
असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रायोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है तथा उनमें 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों पर है। दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। यह ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में क्रमशः कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर हुई थी, जिसे 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया तथा वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। संविधान में भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय हेतु प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 233 के क्लॉज 1 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालय में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रशम्य आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन डी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 में के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अन्य सभी विकल्प सही है।
क्वेश्चन नंबर 2, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 के क्लॉज 1 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी स्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। अनुच्छेद 224 के क्लॉज 2 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। अनुच्छेद 224 के क्लॉज 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। संविधान के अनुच्छेद 202 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज घ के 3 के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 में 15वें संविधान संशोधन 1963 पहले यह 60 वर्ष थी, द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन 15वीं लोकसभा में 2012 में विघटन के साथ ही व्यपगत हो गया था। दिसंबर 2019 में पी विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कथन 1 सही है। कथन 2, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। कथन 2 सही है। कथन 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। कथन 3 सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। कथन 1 गलत है, देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। कथन 2, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। ये भी गलत है, ये गलत है। कथन 3, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ये गलत है।
दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। कथन 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारित करते हैं। कथन 4 सही है। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल 4 सही है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद धारण कर सकते हैं, अतः केवल कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा 25। यहाँ ऑप्शन गलत है। प्रश्नकाल के दौरान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 थी, जबकि वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ये उनका ये, ये इस प्रकार है: बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र, गोवा तथा दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल उच्च न्यायालय, केरल और लक्षद्वीप, मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मिजोरम। बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? राइट आंसर, प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? आंसर होगा मेघालय और त्रिपुरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय और त्रिपुरा में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालय जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर एवं जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में। बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक मूल पीठ मुंबई में और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी में और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंचें शेष रह गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3-3 बेंचें हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है।
प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी है। ज्ञातव्य है कि संघ तथा राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है, अनुच्छेद 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों के। क्वेश्चन नंबर 17, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि कोई पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है कि वे पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेक्षण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। विकल्प बी प्रतिषेध, विकल्प सी अधिकार परीक्षा एवं विकल्प डी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक रिट में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना। कारागार न्यायिक स्वीकृतियां बाद न्यायपालिका अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। कारण भी सही है, कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार सही है, ऑप्शन बी सांविधिक अधिकार सही है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अधिकार। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है, किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्त कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कथन है सही है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के साथ-साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। कथन 1 सही है। कथन 2 है, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। कथन 2 गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ख के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अतः कथन एक सत्य है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश रहा उससे भिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 में दिया गया है। अतः कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्याग पत्र संबोधित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का ये पहला मामला था। ये प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वेत्ताधिकार मुकदमा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वेत्ताधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजीव गुप्ता। 2 फरवरी 2008 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन है, जो 6 मई 2019 से इस पद पर है। क्वेश्चन नंबर 29, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायाधीश एच.आर. खन्ना ने। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच.आर. खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्तियों के तरीके से उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 30, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 233 में। भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज शब्द का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 232 1956 द्वारा निरसन कर दिया गया। अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त अनुच्छेद 233 का 234, 235 तथा 236 में जिला न्यायाधीश का क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिकरण न्यायाधीश। कौन कौन शामिल होता है ये देख लेते हैं। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शामिल होता है, सेशन न्यायाधीश शामिल होता है, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होता है। अनुच्छेद 236 के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। कथन 1 गलत है। कथन 2, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। कथन 2 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के तहत पुलिस हिरासत पुलिस कस्टडी का तात्पर्य है कि अब प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी को हिरासत में तथा उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में या अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। इसके विपरीत न्यायिक हिरासत ज्यूडिशियल कस्टडी की अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी जांच अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकते। हालांकि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार कथन 2। क्वेश्चन नंबर 33, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रशम आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं।
कथन एक गलत है। ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करने का अधिकार रखता है। कथन दो, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। कथन दो सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियता वादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सचल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।